नमस्कार। डॉक्टर नीतू परिहार, सहायक आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से। आज हम प्रेमचंद एक विशेष अध्ययन खंड 1 इकाई 3 में प्रेमचंद की साहित्यिक मान्यताओं पर बात कर रहे हैं। इस इकाई का उद्देश्य छात्रों को प्रेमचंद के साहित्य संबंधी विचारों से परिचित करवाना है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप प्रेमचंद के साहित्य संबंधी विचारों को जान पाएंगे, प्रेमचंद के उपन्यास संबंधी विचारों को जान पाएंगे, प्रेमचंद के कहानी कला संबंधी विचारों को जान पाएंगे और प्रेमचंद के यथार्थ और आदर्श विषयक विमर्श से भी परिचित हो सकेंगे। प्रस्तुत इकाई इस पाठ्यक्रम की तीसरी इकाई है। किसी भी रचनाकार को पूरी तरह जानने के लिए उसके साहित्य संबंधी विचारों को से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। प्रेमचंद ने अपने कई निबंधों में साहित्य, उपन्यास और कहानी के स्वरूप और उसके अन्य पक्षों पर विचार किया है। प्रेमचंद ने आदर्शवाद और यथार्थवाद के स्वरूप और उसके संबंध पर भी चर्चा की है। प्रेमचंद के उपन्यास संबंधी विचारों पर अगर हम गौर करें तो कुछ बिंदु यहाँ उभर कर आते हैं। प्रेमचंद ने उपन्यास के संबंध में विविध विचार व्यक्त किए हैं। यहाँ उनके उपन्यास संबंधी विचारों से हम अवगत हो सकेंगे। प्रेमचंद कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव का चरित्र का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। यानी मानव विभिन्न चरित्रों से भरा है, उनमें से उनके अच्छे चरित्रों को उभारना प्रेमचंद उपन्यास का लक्ष्य मानते हैं। मनुष्य का चरित्र बहुत सी बातों में समान होने पर भी अत्यंत वैविध्यपूर्ण होता है। हर मनुष्य में कोई न कोई ऐसी विशेषता या कोई ऐसी नकारात्मक बात हम देखते हैं, किंतु इस वैविध्यपूर्णता में से भी कुछ अच्छा निकालना लेखक का लक्ष्य होना चाहिए। उपन्यासकार को अपनी रचना के बीच आसपास की जिंदगी से ही मिलते हैं। इस दृष्टि से अगर हम प्रेमचंद के उपन्यासों को देखें तो प्रेमचंद ने अधिकांश चरित्र अपने आसपास के जीवन से ही चुने हैं। यही कारण है कि प्रेमचंद हमारे दिलो दिमाग में हमेशा उपस्थित रहते हैं। प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ते हुए भी हमें यह महसूस होता है कि अरे ये घटना तो यहीं आसपास घटित हुई थी। ये उनकी विशेषता ही कही जाएगी कि वे अपने चरित्रों को, चाहे कहानी के हों चाहे उपन्यास के, बिल्कुल अपने आसपास के जीवन से चुनते हैं और अपनी कहानी, उपन्यास का विषय उसे बनाते हैं। प्रेमचंद स्वयं मानते हैं कि रंगभूमि जो उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, उसके बीच प्रेमचंद को अपने ही गांव के एक अंधे भिखारी से मिला था। उसे सूरदास के रूप में आप पढ़ेंगे तो रंगभूमि में सूरदास का जो चरित्र है वह प्रेमचंद ने अपने गांव के अंधे भिखारी को चुनकर उसमें संकलित किया है। प्रेमचंद का मानना है कि प्राचीन कथाओं को भी आधार बनाकर उपन्यास की रचना की जा सकती है। उपन्यासकार के लिए निरीक्षण शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। इस बिंदु पर हमें ये विचार करना चाहिए कि निरीक्षण शक्ति यानी लेखक में ये शक्ति होनी चाहिए कि वे सही और गलत का चुनाव कर सके, वे अच्छे और बुरे को चुन सके। ऐसी शक्ति हर साहित्यकार के पास होती है कि उसे किस चीज को चुनना है, किसको छोड़ना है। प्रेमचंद मानते हैं कि कथा लेखकों को नोटबुक रखनी चाहिए। इस नोटबुक वाली बात को अगर हम महादेवी के संस्मरण से जोड़ें तो जब महादेवी प्रेमचंद पर संस्मरण लिखती हैं तो वहां वे लिखती हैं कि मैं तो घर के अंदर बैठकर रचना कर रही थी और प्रेमचंद मेरे घर के बाहर बैठे धूप में पेड़ के नीचे बैठकर मेरे घर में काम करने वाली भक्तिन से चर्चा कर रहे थे। बहुत देर तक जब भक्तिन महादेवी के पास नहीं आई तो महादेवी स्वयं बाहर आकर पूछती हैं कि भक्तिन कहाँ है, तो वो देखती है कि प्रेमचंद और भक्तिन भरी गर्मी में पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं। तो वह प्रेमचंद से पूछती है कि आप सीधे अंदर क्यों नहीं आए।
तो प्रेमचंद ने कहा, तुम क्या समझोगी, तुम तो कविताएं लिखती हो, मुझे अपनी कहानी का प्लॉट इन्हीं बातचीत से मिलता है। प्रेमचंद बैठकर भक्तिन की जो कथा सुन रहे थे और उस अपनी नोटबुक में कुछ कुछ बिंदु लिख रहे थे याद रखने के लिए। इसलिए शायद प्रेमचंद का मानना है कि कथा लेखकों को नोटबुक रखनी चाहिए। उपन्यासों के लिए पुस्तकों का मसाला न लेकर जीवन से लेना चाहिए। प्रेमचंद का साफ मानना है कि अगर हम किताबी पुस्तकों को लेकर कोई उपन्यास की रचना करते हैं तो वो इतना प्रभावी नहीं होगा, जबकि अगर हम जीवन से जुड़ा कोई विषय लेकर उपन्यास की रचना करते हैं तो वह सीधे पाठक के मन तक जाता है, उसके मन के भीतर तक पहुंचता है। इसलिए उनका मानना है कि हमें पुस्तकों से नहीं बल्कि जीवन से विषय को चुनना चाहिए। प्रेमचंद ने उपन्यासों में चयन को अत्यधिक महत्व दिया है। लेखक हो, बड़ा साहित्यकार हो या कवि हो, चयन का महत्व सभी के जीवन में जरूरी है। चयन से हम ये कह सकते हैं कि चयन का मतलब है कि आपकी जिंदगी में घटनाएं तो बहुत सी घटित होती हैं, लेकिन आप कहानी और उपन्यास में किन विषय को चुनते हैं यह आपके बौद्धिक विकास को भी दर्शाता है। तो प्रेमचंद ने उपन्यासों में विषय के चयन को बहुत महत्व दिया। चयन और त्याग दोनों का विवेक उपन्यास लेखन के लिए उपन्यासकार का आवश्यक माना। उनका मानना है कि किन को चुनना, किन को छोड़ना, ये हमें बेहतर से जानना चाहिए। लेखक क्या लिखे, क्या छोड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए, तभी हम बेहतर उपन्यास की रचना कर सकते हैं। उपन्यास का विषय महत्वपूर्ण होता है। प्रेमचंद वाल्टर बेसेंट के विचारों से सहमत हैं कि उपन्यास के विषय का विस्तार मानव जीवन से कमतर नहीं। जैसे मानव का जीवन अत्यधिक विस्तृत है, वैसे ही उपन्यास का भी क्षेत्र जो है वह विस्तृत है। उपन्यास के विषयों में अगर हम देखें तो हम इतिहास, दर्शन, कविता, समाज, नीति, विज्ञान, पुरातत्व आदि ऐसे कई विषय हैं जिन पर हम उपन्यास की रचना कर सकते हैं। और उपन्यास ही एक ऐसी विधा है जिसमें इतनी छूट उपन्यासकार पाता है। अन्य किसी विधा में इस तरह का फैलाव हम नहीं देखते। प्रेमचंद उपन्यासकार में सृजन शक्ति को महत्वपूर्ण गुण मानते हैं। प्रेमचंद का मानना है कि उपन्यास में जो घटनाएं ली जाती हैं वे असली ढांचे के निकट होनी चाहिए। यानी जिन घटनाओं का चयन हमने किया है वे घटनाएं ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें अपने जीवन के आसपास घटित होती हुई दिखाई दे या महसूस हो। उपन्यास को पढ़ते समय हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो संभव ही नहीं। जब हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो वह उपन्यास उतना प्रभावी नहीं होता। प्रेमचंद युग से पूर्व अगर हम उपन्यास के प्रारंभिक युग में देखें, जब तिलस्मी अय्यारी की रचनाएं बहुत अधिक आई थी, तो वे चंद्रकांता संतति आदि उपन्यास ऐसे उपन्यास हैं जिसमें तिलस्मी और अय्यारी की घटनाओं का ही अधिक प्रयोग किया जाता था। तो वे रचनाएं पाठक के मन तक उतनी नहीं पहुंच पाई जितनी जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं वाले उपन्यास अधिक प्रभावी हुए। उपन्यास समाप्त होने पर पाठक अपने अंदर उत्कर्ष का अनुभव करे, उसमें सद्भाव जागे, तभी हम उसे सफल उपन्यास कह सकते हैं। अगर इन दोनों चीजों का अनुभव पाठक नहीं करता है तो प्रेमचंद की दृष्टि में वह सफल उपन्यास नहीं है। प्रेमचंद कल्पना को भी उपन्यास के लिए आवश्यक मानते हैं, किंतु वे उतना ही आवश्यक मानते हैं जितना उपन्यास को श्रेष्ठ करने में वो सम्मिलित हो सके। हमें उतनी ही कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जितना कि उपन्यास के लिए आवश्यक हो। अत्यधिक कल्पना उपन्यास को हमारे जीवन से दूर कर देगी। उपन्यास की रचना शैली प्रभावी और आकर्षक होनी चाहिए। ये अब तक हम प्रेमचंद के उपन्यास संबंधी विचारों को
सुन रहे थे, देख रहे थे। आज अब हम प्रेमचंद के कहानी संबंधी विचारों पर भी गौर करें। तो कहानी संबंधी विचारों को प्रेमचंद ने कला 1, कहानी कला 2, कहानी कला 3, इन 3 शीर्षकों में अपने कहानी संबंधी विचारों को प्रेमचंद ने कहा है। कहानीकार के अर्जित अनुभवों के आधार पर टिप्पणियां की गई हैं। प्रेमचंद स्वयं बहुत बड़े कहानीकार थे। उन्होंने अपने विचार ही इन निबंधों में दिए हैं। कहानी के लिए प्रयुक्त शब्दों की अगर बात करें तो कथा, कहानी, किस्सा, गल्प, आख्यायिका का सुनिश्चित प्रयोग किया गया। कहानी के लिए ये वे प्रयुक्त शब्द हैं जो चलन में रहे हैं, पर मुख्यतः हम कहानी और कथा पर ही बात करते हैं। कोई रचना जो 15 मिनटों में पढ़ी जा सके, गल्प कही जा सकती है। प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास घटनाओं, पात्रों और चरित्रों का समूह है। उपन्यास चूंकि बड़ा होता है, उसमें मुख्य घटनाओं के साथ साथ कुछ प्रासंगिक घटनाएं भी चलती है और उसमें पात्रों की संख्या, चरित्रों की संख्या भी बहुत अधिक हो सकती है। जबकि कहानी, कथा, आख्यायिका केवल एक घटना मात्र पर आधारित होती है। उस घटना में आई बातें, उसी घटना के अंतर्गत जो बातें हैं वही उसमें कही जा सकती है। इतनी मोहलत नहीं होती उसमें कि दूसरी बातें भी उसमें की जा सके। उपन्यास से रूबरू रखने का प्रयास किया जाता है। कहानी सत्य और सुंदर के समन्वय से आनंद का प्रतिपादन करती है। यानी हम कहानी में सत्यता के साथ साथ सुंदर शब्दों का प्रयोग, सुंदर कथा का संकलन कर आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आदर्शवाद का प्रतिपादन आवश्यक है। प्रेमचंद की कहानियां अगर हम देखें तो वे यथार्थ के साथ साथ आदर्शवाद का प्रतिपादन करती हैं। इसलिए प्रेमचंद का मानना है कि आदर्शवाद का प्रतिपादन कहानी में किया जाना चाहिए। उनके अनुसार कहानियां 2 प्रकार की होती हैं, घटना प्रधान और चरित्र प्रधान। घटना प्रधान से तात्पर्य है कि कहानी में किसी घटना विशेष का वर्णन किया जाता है और उस घटना के इर्द गिर्द पूरा कहानी का संकलन किया जाता है या कहानी को गूंथा जाता है जो किसी घटना पर आधारित हो। चरित्र प्रधान कहानियों में हम किसी चरित्र विशेष को लेते हैं। जैसे हम कफन पर बात करें तो कफन में माधव और घीसू चरित्र हैं। उन चरित्र के आधार पर उनको आधार बनाकर कहानी को गूंथा गया है, रचा गया है। इसलिए प्रेमचंद ने इन कहानियों में 2 तरह की कहानियों को विशिष्ट रूप से माना, जो घटना प्रधान हो और चरित्र प्रधान हो। मनोवैज्ञानिक यथार्थ भी कहानी में वे आवश्यक मानते हैं। शिल्प की विविध प्रविधियों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। शिल्प की दृष्टि से अगर प्रेमचंद की कहानियों को भी हम देखेंगे तो उनमें शिल्प की दृष्टि अलग अलग दिखलाई देती है। प्रेमचंद का मानना है कि कहानी की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, अर्थात कहानी को पढ़ते ही कहानी हमें समझ आने लगे। उसकी भाषा ऐसी क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए कि पाठक उससे बोर हो जाए या उसे पढ़ने का मन न करे। कहानी की विशेषताओं पर अगर हम बात करें तो कहानी ऐसी होनी चाहिए कि एक बैठक में हम उस कहानी को खत्म कर दें। कहानी को पढ़ते समय ऐसा लगना चाहिए कि अब इसे पूरी करके ही उठें। तो प्रेमचंद कहते हैं कि कहानी की भाषा अगर सरल होगी, सुबोध होगी, तो पाठक उसे तुरंत पढ़ने के लिए लालायित होगा। प्रेमचंद ने सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ साहित्य के सैद्धांतिक पक्षों पर भी विचार किया। निष्कर्ष रूप में अगर हम उपन्यास और कहानी दोनों की साहित्यिक मान्यताएं को अगर हम देखते हैं तो प्रेमचंद ने सृजनात्मक साहित्य लेखन के साथ साथ साहित्य के विभिन्न सैद्धांतिक पक्षों पर बात की। वे उसकी भाषा पर भी बात करते हैं, वे उसके क्लिष्ट भाषा की क्लिष्टता पर भी बात करते हैं। तो उनकी जो विषय चुने गए हैं, जो कहानी और उपन्यास के विषय हैं, वे उन पर भी बात करते हैं। उसके साथ साथ वे लेखक के गुणों पर भी बात करते हैं कि लेखक में
किस तरह के गुण होने चाहिए, लेखक कितना सजग है अपने उपन्यास और कहानी के प्रति। सजग लेखक के रूप में प्रेमचंद स्वयं साहित्य, उपन्यास व कहानी के स्वरूप और उनकी प्रवृत्ति का विवेचन करते हैं। प्रेमचंद का मानना है कि साहित्य सत्य का वाहक है, अपने काल का प्रतिनिधि है और जीवन की आलोचना है। अपने काल का प्रतिनिधि है इस रूप में हम देख सकते हैं, अगर हम रीति काल को देखें, भक्ति काल को देखें, तो हम देखेंगे कि उसमें अपने काल का प्रतिनिधि वहाँ दिखाई देता है। प्रेमचंद की स्वयं की कहानियों को भी अगर हम देखें तो प्रेमचंद ने अपने समय का प्रतिनिधित्व उनकी कहानियां, उनके उपन्यास करते हैं। गोदान में जैसा वर्णन कृषकों का वर्णन, गांव का और गांव के किसानों का वर्णन जैसा किया है, वह उस समय का प्रतिबिंब है, उस जीवन का वह प्रतिनिधित्व करता है। जीवन की आलोचना वहां देखी जा सकती है। सत्य और सुंदर का समन्वय साहित्य का आधार होता है। सौंदर्य को नए ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रेमचंद का मानना है कि हम साहित्य में सौंदर्य को नए ढंग से प्रस्तुत करें, तभी हमें उस साहित्य की सार्थकता दिखाई देगी। यथार्थ को अभिव्यक्त कर आदर्श की स्थापना का प्रयास करना चाहिए। प्रेमचंद की कई उपन्यास, कई कहानियां ऐसी हैं जिसमें वे आदर्श की स्थापना करते हैं, यानी यथार्थ का कथन करते हैं और उसका समापन वे आदर्श की स्थापना के साथ करते हैं। उनका सेवा सदन उपन्यास इस दृष्टि से देखा जा सकता है। उन्होंने सेवा सदन में नायिका को अंत में असहाय बच्चों के सहायता के लिए सेवा सदन में वह सेवा करने लगती है, यह आदर्श की स्थापना की है। और भी उनके कई ऐसे उपन्यास हैं जिसमें वे आदर्श की स्थापना करते हैं। इसलिए उनका साफ मानना है कि यथार्थ को अभिव्यक्त कर आदर्श की स्थापना का प्रयास करना साहित्य को उत्कृष्ट बनाता है। इसे आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद कह सकते हैं। धन्यवाद। इस इकाई में हमने प्रेमचंद की साहित्यिक मान्यताओं का परिचय प्राप्त किया। अगली कक्षा में हम प्रेमचंद के किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। आभार। धन्यवाद।